प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। शिक्षा क्लासेस के इस भव्य डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम लोग अध्ययन कर रहे थे राजस्थान भूगोल की विशिष्टताओं का, और आज का हमारा विषय है राजस्थान के प्राकृतिक विभाग। आप लोग भली भांति परिचित हैं कि हालांकि परंपरागत रूप से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, परंतु कई विद्वानों ने अपना इस मामले में योगदान दिया है, जिनमें से सबसे प्रमुख स्थान है प्रोफेसर वीसी मिश्रा और प्रोफेसर आरएल सिंह साहब का। आज हम प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब ने किस प्रकार से राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है, उसके ऊपर एक संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करेंगे। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान का भौगोलिक विभाजन प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब जोधपुर विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, 1962 के आसपास उन्होंने ज्वाइन किया था, और उसके बाद में वे सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश चले गए। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, द इंडियन जर्नल ऑफ ज्योग्राफी। इसमें उन्होंने भारत को विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया, और ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि उन्होंने राजस्थान का भी भौगोलिक विभाजन इसी पुस्तक में प्रदर्शित किया, और उस चैप्टर का नाम था ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ राजस्थान। ये उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, द इंडियन जर्नल ऑफ ज्योग्राफी, और राजस्थान से रिलेटेड जो भौतिक प्रदेशों की जानकारी मिलती है, उस चैप्टर का नाम है ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ राजस्थान। यहाँ यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब ने पहली बार राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। ये श्रेय वीसी मिश्रा साहब को जाता है, और आप लोग भली भांति परिचित है कि राजस्थान को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहले मैं एक बार उसका उल्लेख कर दूं। जो परंपरागत वर्गीकरण प्रचलित है राजस्थान का, उसके अनुसार जो राजस्थान के 4 प्राकृतिक विभाग हैं, उनमें लगभग मध्य में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, और अरावली के पश्चिम का संपूर्ण प्रदेश, यह संपूर्ण प्रदेश पश्चिमोत्तर थार के रूप में जाना जाता है। पश्चिमोत्तर थार का मरुस्थल, और ये ठीक मध्य का प्रदेश, मध्य की अरावली पर्वत श्रृंखला।
यह जो बीच का प्रदेश है यह उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान के रूप में जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान। और जो आखिरी चौथा भाग है यह दक्षिणी पूर्वी हाड़ौत का पठार कहलाता है। दक्षिणी पूर्वी हाड़ौत का पठार। यह परंपरागत विश्लेषण सर्व प्रचलित है, परंतु वीसी मिश्रा साहब ने जो पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया, हालांकि उन्होंने प्रथम वर्गीकरण 1966 में दिया और उसको संशोधित करते हुए 1968 में अपना अंतिम वर्गीकरण भौगोलिक विभाजन से संबंधित प्रस्तुत किया और उन्होंने राजस्थान को 4 की बजाय 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। आइए जरा देखते हैं। यह विश्लेषण परंपरागत विश्लेषण है। और यह विश्लेषण प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब के अनुसार किया गया है और राजस्थान का यह पहला वर्गीकरण था भौतिक प्रदेशों से संबंधित। वीसी मिश्रा साहब के अनुसार यह वाला भाग जिसमें मुख्यतः हनुमानगढ़ जिला, श्री गंगानगर जिला और उत्तरी बीकानेर आता है, इसको उन्होंने नाम दिया नहरी सिंचित प्रदेश। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब अपन नहरी सिंचित प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे पहले राजस्थान नहर का नाम जहन में आता है, परंतु उस समय तक राजस्थान नहर पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हो पाई थी। जैसा कि आप लोग भली भांति परिचित हैं, राजस्थान नहर जिसे बाद में इंदिरा गांधी नहर नामकरण कर दिया गया, इसका उद्घाटन 1958 में हुआ था और पहली बार उसमें जल प्रवाह 1961 में हुआ, जबकि वीसी मिश्रा साहब ने वर्गीकरण 1966 में किया। इन 4-5 सालों के दौरान कोई बहुत बड़ा सिंचित प्रदेश में परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु उस समय एक महत्वपूर्ण नहर यहाँ पर थी और वो थी गंग नहर। 1927 में यह नहर निर्मित हो चुकी थी। बीकानेर नरेश गंगा सिंह जी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, उन्हीं के प्रयासों से यह संभव हुआ और राजस्थान में पंजाब से सतलज नदी का पानी इस नहर के माध्यम से आया और उसी का परिणाम था कि यह पूरा प्रदेश नहरी सिंचित प्रदेश के रूप में जाना गया। यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि यह प्रदेश घग्गर नदी का उपजाऊ प्रदेश भी है। आप लोग भली भांति जानते हैं, जब हम राजस्थान बागर या अर्धशुष्क प्रदेश का उप विभाजन करते हैं तो गंगानगर हनुमानगढ़ घग्गर नदी का प्रदेश कहलाता है, घग्गर का मैदान कहलाता है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह प्रदेश अति प्राचीन काल में, बल्कि यही नहीं, संपूर्ण हमारा पश्चिमी भाग सरस्वती जो कि विलुप्त हो चुकी है सदियों पहले, उसका भी मैदान रहा है। और एक महत्वपूर्ण चीज और, ऐसा माना जाता है कि सतलज नदी भी इसी भाग से होकर प्रवाहित होती थी, बल्कि सतलज की एक प्रमुख सहायक नदी चौतांग वो इसी प्रदेश में प्रवाहित होती थी। तो इस प्रकार अगर प्राचीनता की दृष्टि से भी देखें तो यह प्रदेश न केवल घग्गर का मैदान है, बल्कि विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी और पश्चिम की ओर खिसक चुकी सतलज नदी का भी मैदान कहलाता है, बल्कि उसकी एक सहायक नदी चौतांग का भी मैदान है। भविष्य में ऐसे प्रश्न भी उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए दूसरा प्रदेश,
यह संपूर्ण प्रदेश पश्चिमी शुष्क प्रदेश कहलाता है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश मुख्यतः जैसलमेर जिला, बाड़मेर जिला, बीकानेर का दक्षिणी भाग, नागौर जिले का पश्चिमी भाग, जोधपुर जिले का पश्चिमी भाग और चूरू जिले का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आते हैं। हम लोग भली भांति जानते हैं कि इस प्रदेश में वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, लगभग 5 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त होती है और यह रेतीला मैदान है पूरा का पूरा। जो पश्चिमोत्तर थार का रेतीला जो प्रदेश है वो ये वाला प्रदेश है। परिणाम यह है कि यहाँ पर कृषि की दशाएं ठीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण प्रदेश एक मरुस्थल के रूप में है। हालांकि अब राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर के आगमन के कारण वहां का कुछ भूदृश्य बदल रहा है, परंतु फिर भी वीसी मिश्रा साहब के अनुसार यह उस समय पश्चिमी शुष्क प्रदेश था, पूर्ण रूप से रेतीला मैदान था। हालांकि हम जो परंपरागत वर्गीकरण कर रहे हैं, यदि इसमें भी देखें तो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा यहाँ से गुजर रही है और इस 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा ने, आइसो हाइट ने, इस प्रदेश को शुष्क प्रदेश और इस प्रदेश को अर्ध शुष्क प्रदेश में बांट दिया है। तो ऐसा ही कुछ कुछ विभाजन प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब ने किया। यह प्रदेश अरावली का प्रदेश है। उन्होंने इस प्रदेश के अंतर्गत केवल उन जिलों को शामिल किया है जहां पर अरावली की ऊंचाई अधिक है। जहां छोटी मोटी अरावली की पहाड़ियां मौजूद है उसको उन्होंने शामिल नहीं किया है। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो सिरोही जिला, डूंगरपुर जिले का कुछ भाग, राजसमंद जिला, उदयपुर जिला और अजमेर जिले का कुछ भाग इस अरावली प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। अरावली पर्वतीय प्रदेश। और यह संपूर्ण प्रदेश वीसी मिश्रा साहब ने इसको नाम दिया है अर्ध शुष्क प्रदेश। हमारे परंपरागत विश्लेषण में भी मोटा मोटी यदि अगर घग्गर के मैदान को अगर हम निकाल दें तो लगभग यही वाला बेल्ट यहाँ पर है और यह अर्ध शुष्क प्रदेश के रूप में जाना जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं है, ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा लगभग यहाँ से गुजर रही है और यहाँ पर अरावली के पश्चिमी ढालों के सहारे से 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजर रही है। तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा यहाँ की तुलना में अधिक है और यही परिणाम है कि यहाँ पर मिट्टियों में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। जहाँ यहाँ पर रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है शुष्क प्रदेश में, वहीं अर्ध शुष्क प्रदेश में वही रेतीली मिट्टी न होकर भूरी रेतीली मिट्टी, पीली रेतीली मिट्टी बन जाती है और इसी कारण से यहाँ की तुलना में यहाँ पर कृषि की दशाएं कुछ कुछ ठीक है। हालांकि यह कृषि का प्रदेश हम नहीं कह सकते, पर फिर भी कुछ फसलें यहाँ पर ली जाती है। फिर भी यह प्रदेश भी पानी की कमी का प्रदेश है। हमने अपने परंपरागत वर्गीकरण में इसको शेखावाटी प्रदेश, अंतःप्रवाह का मैदान, इसे नागौरी उच्च प्रदेश और इसको लूनी बेसिन नाम दिया है। हालांकि हमारे परंपरागत विश्लेषण में यह प्रदेश भी यहाँ पर शामिल है घग्गर के मैदान के रूप में, परंतु मिश्रा साहब ने इस घग्गर के मैदान को नहरी सिंचित प्रदेश की उपमा देते हुए एक पृथक भौगोलिक प्रदेश बताया है। यह पूरा प्रदेश जिसमें राज्य का दक्षिणी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग आता है, मुख्यतः बारां जिला, झालावाड़ जिला, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले का कुछ भाग, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये सारा प्रदेश
वीसी मिश्रा साहब के अनुसार दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश कहलाता है। यह प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश भी है। झालावाड़ जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है और यह संपूर्ण प्रदेश मोटे तौर पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाला प्रदेश है। बांसवाड़ा वगैरह में भी अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है और बांसवाड़ा को तो बाकायदा 100 द्वीपों का शहर, राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। कुल मिला के यह वाला भाग पूरा का पूरा काली मिट्टी का उपजाऊ प्रदेश है। जगह जगह इस प्रदेश में हालांकि पठार भी मौजूद है, तो वहीं कुछ अंतरा पठारीय मैदान भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। यह संपूर्ण प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी बांस वगैरह जो है पर्याप्त रूप से उत्पन्न होते हैं। तो कुल मिलाकर यह प्रदेश कृषि का प्रदेश है, जिसे हमने उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान नाम दिया। उसका आधा भाग इस दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश का हिस्सा उनकी राय में है। और यह प्रदेश जो कि चंबल नदी के सहारे सहारे विस्तृत है, इनको वीसी मिश्रा साहब ने चंबल बीहड़ प्रदेश की उपमा दी है। हमारे परंपरागत वर्गीकरण में चंबल बीहड़ पट्टी जो है वो चंबल नदी के सहारे का ही खंड है। उसको अलग से एक भौगोलिक प्रदेश के रूप में हमने स्थापित नहीं किया है, परंतु वीसी मिश्रा साहब ने मुख्यतः सवाई माधोपुर जिला, करौली जिला और धौलपुर जिले की एक पट्टी को चंबल बीहड़ प्रदेश के रूप में एक अलग से स्थान दिया है। और चंबल बीहड़ प्रदेश के पश्चिम का संपूर्ण प्रदेश अरावली के पूर्वी ढालों तक का जो है, यह प्रदेश उनकी नजर में पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है। पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। यह प्रदेश गंगा यमुना के मैदान का भी विस्तार है और इसीलिए हमने इस परंपरागत विश्लेषण में उसे उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान की उपमा दी है, जबकि वास्तव में वो उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान का विस्तार या भाग माना जाता है। वीसी मिश्रा साहब ने मुख्यतः अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिले के कुछ भाग, जयपुर, टोंक, दौसा और भीलवाड़ा जिले, अजमेर जिले के कुछ भागों को पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश के नाम से पुकारा है। यहाँ पर कृषि की दशाएं बहुत अच्छी है। यह मुख्यतः आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। नवीन वर्गीकरणों में इसे उप आर्द्र प्रदेश में भी रखा जाता है। यह संपूर्ण प्रदेश कछारी मिट्टी का प्रदेश है और अत्यधिक उपजाऊ है। यह प्रदेश राज्य की औद्योगिक गतिविधियों का भी केंद्र है। कई अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी इस प्रदेश में स्थित है। आपका संपूर्ण अलवर जिला, जयपुर जिला और मुख्यतः भीलवाड़ा, अजमेर, ये औद्योगिक दृष्टि से भी बहुत सक्षम है। तो इस प्रकार जहां परंपरागत वर्गीकरण में राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, वहीं प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है। ये 7 भौगोलिक प्रदेश हैं। मिश्रा साहब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने राजस्थान को पहली बार 1966 में भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। इनसे संबंधित कई बार प्रश्न भी बनते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।